वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद तनु। स्वागत है आपका स्टडी विद तनु में। हम जैसे कि आपके साथ इंग्लिश के सफ़र पर जारी हैं। हमने आपके अपने प्रीवियस वीडियो में आपने अगर हमारे चैनल को विज़िट करा होगा तो आपने देखा होगा कि हमने वोकैब कराए हैं, डेली यूज सेंटेंसेस कराए हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स कराए हैं। वोकैब आपके इंग्लिश स्पोकन को बिल्डअप करने के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज हम नाउन पढ़ेंगे कि हमें अपने बेस के साथ हमें कंसेप्ट भी सीखने हैं, इसलिए आज हम अपना चैप्टर नाउन स्टार्ट करेंगे कि नाउन क्या है और नाउन के कितने काइंड्स होते हैं, कितने टाइप्स के नाउन होते हैं, तो हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो सबके लिए है। देखिए, जिन्हें आता है उनका रिकॉल होगा, जिन्हें नहीं आता है वो सीख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नाउन, देखिए इसकी परिभाषा जान लेते हैं। देखिए, नाउन को हिंदी में संज्ञा कहा जाता है। आपने हिंदी तो पढ़ा ही होगा, नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, नाउन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा। इसकी परिभाषा जान लेते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या गुण, कार्य या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। आइए थोड़ा इंग्लिश में भी जान लेते हैं। अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज ए नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। देखिए, ये तो हमने जान लिया कि नाउन क्या है। भाई, नाउन किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति का नाम हो, कोई वस्तु हो जैसे टेबल, चेयर, कोई स्थान हो जैसे मुंबई, कोई गुण हो जैसे ईमानदारी, सच्चाई, ऑनेस्ट, कोई कार्य हो, कोई काम हो, या कोई अवस्था। अवस्था से मीन्स कि ओल्ड हो आप, यंग हो, या फिर आप हैप्पी मूड में हो, आपके स्टेट कैसी है, ठीक है। अवस्था के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। आइए अब नाउन के काइंड्स बढ़ते हैं। देखिए, नाउन होते हैं 5 तरह के। नाउन के कितने टाइप्स होते हैं? 5 टाइप्स। आइए देखते हैं वन बाय वन। हमारा फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, जिसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। मैटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, देखिए यहाँ पे आप सी लिख लेंगे, ABSTRACT, ABSTRACT, ये स्पेलिंग है तो आप देख लेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। मैंने बताया कि भाई नाउन क्या है और नाउन के कितने टाइप्स हैं? 5 टाइप्स हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन एंड लास्ट वन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आइए अब इन्हें समझते हैं कि भाई प्रॉपर नाउन हम कैसे पहचानेंगे या कॉमन नाउन कैसे पहचानेंगे। आइए देखते हैं, बात करते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से हमारा तात्पर्य किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम से होता है। देखिए, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम या फिर स्थान, जो किसी जगह का नाम जैसे के नाम से हमारा प्रॉपर नाउन संदर्भित है। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे राम, दिल्ली, गीता, ठीक है। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, सीता, बेंगलोर। देखिए, राम, दिल्ली, गीता, ये एग्जाम्पल दिए हैं। प्रॉपर सेंटेंस है, समझते हैं। राम इज़ माई फ्रेंड। देखिए, दुनिया में 1000 राम हैं, पर मैंने किसकी बात करी? अपने फ्रेंड की, जो मेरा दोस्त है राम। मैंने किसकी बात की है? राम की। एक पर्टिकुलर उस इंसान की बात करी है जिसका नाम राम है और जो मेरा दोस्त है, ठीक है। तो राम इज़ माई फ्रेंड, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। आई लिव इन दिल्ली या दिल्ली बोल सकते हैं आप, जो भी आपको सुटेबल लगे। भाई, दिल्ली तो सभी जगह के नाम आप जानते होंगे, स्टेट के नाम, यूनियन टेरिटरीज़ के नाम, आपके कंट्रीज़ के नाम, पर दिल्ली तो एक ही है ना, या कहीं और भी दिल्ली है जो आप जानते हो?
देखिए मेरे ख्याल से तो दिल्ली एक ही है, ठीक है। आई लिव इन दिल्ली या दिल्ली। अब देखिए दिल्ली क्या है, प्रॉपर नाउन है। जो वन सिंगल पीस है वो क्या है, प्रॉपर नाउन है। यहाँ पे आप कहेंगे राम तो और भी दूसरा भी हो सकता है, पर मैंने बाद में बोला है राम इज़ माई फ्रेंड, राम मेरा दोस्त है, तो मैंने अपने दोस्त की बात की है, ये ध्यान आप रखेंगे। तो आप समझिए जो ओनली वन हो वो क्या है आपका, प्रॉपर नाउन। नाउ वी टॉक अबाउट आपका नेक्स्ट है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है, जिस संज्ञा को देखिए हम नाउन कहते हैं, जिस संज्ञा से एक वर्ग अथवा जाति के व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे कॉमन नाउन कहते हैं, जातिवाचक नाउन कहा जाता है। देखिए जातिवाचक नाउन कहा जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे। वर्ग से आप क्या समझते हैं, जाति के व्यक्ति से या वस्तु का बोध, तो मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ। देखिए भाई किंग है, राजा है, ठीक है। अब कहीं का भी राजा हो, किसी भी स्टेट का राजा हो, राजा तो राजा ही है, हमने कोई नाम नहीं दिया, सिर्फ लिखा है किंग, एक जाति का व्यक्ति है, किंग राजा है। बॉय लड़का, भाई दिल्ली में लड़के हो, कोई आपके घर के आसपास हो, आप खुद हो, तो आप सब क्या है, लड़के को क्या कहेंगे, बॉय। ऐसा तो नहीं है ना कि दिल्ली के लड़के को कुछ और बोल देंगे या बेंगलोर के लड़के को कुछ और बोल देंगे। डैट इज़, समझे आप कि एक वर्ग की बात हो रही है। गर्ल, भाई गर्ल, मैं एक लड़की हूँ, आपकी सिस्टर है, वो कौन है, एक लड़की हैं। आपके आसपास स्कूल की फ्रेंड्स हैं, लड़कियाँ हैं, तो लड़की जो भी है एक पर्टिकुलर लड़की की बात हो रही है, गर्ल की। सबके लिए क्या यूज़ होगा, गर्ल। ऐसा नहीं है कि भाई बेंगलोर की लड़की है अलग हो गया, उस बेंगलोर की लड़की को कुछ और कहा जाएगा, दिल्ली की लड़की को कुछ और कहा जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो एक जिस संज्ञा में एक वर्ग अथवा जाति के व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। देखिए बॉय चाहे कहीं का भी हो, गर्ल चाहे कहीं की भी हो, राजा किसी भी स्टेट का हो चाहे, कहा यही जाएगा। सिटी, सिटी कहीं की भी हो, सिटी ही बोली जाएगी। तो आप समझे कॉमन नाउन इस तरह से वर्ग जाति के व्यक्ति को संबोधित करता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द बॉयज आर गोइंग टू द नियरेस्ट विलेज, भाई लड़के जा रहे हैं कहाँ, जो उनके सबसे पास का गांव है, तो भाई लड़के तो लड़के ही कहे जाएंगे, ठीक है। और विलेज, भाई सभी जगह विलेज के लिए गांव ही यूज़ होता है। ऐसा तो नहीं है कि भाई इधर के इलाकों का विलेज कुछ और हो गया, आपके पास के विलेज कुछ और हो गए, तो ये भी एक आपका कॉमन नाउन है विलेज। तो इसमें बताया गया है बॉयज़ और विलेज आपका कॉमन नाउन है। आइए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कलेक्टिव नाउन, जिस नाउन संज्ञा से समूह का बोध हो। देखिए कलेक्टिव में वर्ड आया है, कलेक्टिव को अगर आप पढ़ेंगे तो कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना, और इकट्ठा जब किसी चीज़ को कर लेते हैं तो वो समूह बन जाता है, बहुत सारे लोगों का ग्रुप या किसी भी चीज़ का समूह। भाई आप बटन के शौक़ रखते हैं, बटन इकट्ठा करने के, आप कॉइन्स का शौक़ रखते हैं आप, तो समूह बन गया। जिस नाउन संज्ञा से समूह का बोध हो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे आपकी टीम, भाई टीम में कोई एक सिंगल आदमी तो नहीं होता, काफ़ी सारे लोग होते हैं टीम में। कमेटी, कोई कमेटी है, उसमें एक सिंगल आदमी तो जज करने के लिए नहीं होता ना, कि किसी चीज़ का फैसला एक कमेटी बैठी है किसी चीज़ पे, सिर्फ एक सिंगल आदमी जज कर देगा या अपना फैसला सुना देगा, उसमें काफ़ी सारे लोग होंगे। आर्मी है आपकी, आर्मी में कोई सिंगल इंसान तो नहीं चला रहा ना आर्मी को, ये सिंगल इंसान को कह देंगे आप आर्मी है। ये क्या है, व्यक्तियों का समूह है। तो कलेक्टिव नाउन में व्यक्तियों के समूह, किसी भी चीज़ के समूह के बारे में बात होती है। आइए आगे देखते हैं। सामान्यतः कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर में होता है। देखिए कलेक्टिव नाउन जैसे टीम है, अब आप कहेंगे टीम में तो बहुत सारे लोग होते हैं, फिर भी कहा गया है कि कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर में होता है, पर इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगती है। देखिए समूह तो है बहुत सारे लोगों का, पर इन सभी के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है, ये सिंगुलर सेंटेंस में यूज़ होती है। इनका प्रयोग प्लूरल में तभी किया जाता है जब कोई मतभेद हो, ठीक है। इनका प्रयोग प्लूरल
देखिए प्लूरल वर्ब लगे या आपका ऑब्जेक्टिव ऐसा हो या जब भी करा जाएगा जब इनके बीच में मतभेद हो या फिर प्रत्येक सदस्य के बारे में कुछ कहा जाए। देखिए टीम के कई सदस्य हैं, आप 1 बाय 1 सबके बारे में कह रहे हैं तो आपका प्लूरल हो जाएगा, वरना तो आप टीम हो कमेटी हो भले ही इसमें कितने लोग हो आप सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। आइए आप एग्जाम्पल से समझिए। जूरी इज़ डिसाइडिंग द मैटर, भाई जो जूरी बैठी है वो डिसाइड करेगी मैटर को, मामले को, ठीक है। मैटर मीन्स मामला। अब देखिए यहाँ पे कोई मतभेद तो नज़र नहीं आ रहा है कि भाई जूरी में मतभेद हो गया है या डिस्प्यूट हो गया है। यहाँ लिखा है कि भाई जूरी एक डिसीजन लेगी सबकी सहमति से, जूरी इज़ डिसाइडिंग द मैटर। अब जूरी में एक सिंगल, आइए आगे ये देखते हैं। जूरी में कोई भी सिंगल इंसान तो नहीं है, सिर्फ एक आदमी तो नहीं है। जूरी में 5 लोग भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जूरी और फिर वर्ब कौन सी आई है? सिंगुलर। देखिए यही बात पिछली स्लाइड में लिखी थी कि अगर आपका जो वर्ड है कलेक्टिव नाउन का आपका सिंगुलर वर्ब के साथ यूज़ होता है जैसे इज़, और प्लूरल वर्ब के साथ जब ही यूज़ होगा जब कहीं मैटर मतभेद हो, मामलों में मतभेद हो, पर यहाँ कोई मतभेद नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। टीम आर डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ कैप्टनशिप। टीम आर डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ कैप्टनशिप। देखिए कैप्टनशिप किसे दी जाए इसका निर्णय लेने में टीम में क्या है, इशू खड़े हो रहे हैं, मतभेद खड़े हो रहे हैं। आ गया ना मतभेद, भाई सबके विचार नहीं मिल रहे हैं। कोई कहता है कि भाई विराट कोहली को बना दो, ये एक एग्जाम्पल दे रही हूँ सिर्फ। कोई किसी को बोलेगा, कोई किसी को बोलेगा, तो क्या है, मतभेद है, इशू है, ठीक है। एक मत नहीं इकट्ठा हो रहा है, किसी एक इंसान पे, पर्टिकुलर इंसान पे मत नहीं इकट्ठा हो रहा है। तो यहाँ पे जब मत एक ना हो, जब विभाजन हो चीज़ों में, सोचने के दायरों में अलग अलग हो सबकी सोच, तो ऐसे में आप प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। देखिए अभी तक मैंने बताया था इस तरह के वर्ड में समूह तो होता है पर ये सिंगुलर वर्ब के साथ यूज़ होते हैं। पर अगर यहाँ पे किसी भी तरह का इशू है, डिवाइडेशन है बीच में, तो वहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। तो यहाँ पे इसकी जगह आर आ गया। टीम आर डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ कैप्टनशिप। नेक्स्ट देखते हैं। द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट। देखिए आपकी डेफिनेशन में मैंने बताया था कि जितने भी आपके कलेक्टिव नाउन हैं उनके साथ सिंगुलर सेंटेंसेस ही होंगे, सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी, सिंगुलर सेंटेंस में वो यूज़ होंगे। पर आपको मैंने ये भी बताया कि अगर मतभेद है तो आप प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, या फिर किसी प्रत्येक जने, मतलब टीम के एक एक जने के बारे में बात हो रही है। अब इसमें लिखा है ऑडियंस। ऑडियंस क्या है? समूह है बहुत सारे लोगों का। हैव टेकन देयर सीट, भाई ऑडियंस ने अपनी सीट ले ली, तो उस ऑडियंस है, मतभेद तो नहीं है, पर ऑडियंस में बहुत सारे लोग होंगे और उन्होंने अपनी सीट ली है। भाई एक के ऊपर एक चढ़ के तो बैठ नहीं गए होंगे, अपनी अपनी सीट ले ली, कहने का मतलब ये है। तो जब प्रत्येक व्यक्ति की बात हो, जब भी आपका प्लूरल वर्ब ही लगेगा, ठीक है। द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स। आइए नेक्स्ट वन देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल और। फ्लॉक ऑफ गीज spends most of its time in the pasture. Flock of geese spends most of its time in the pasture. देखिए अब यहाँ सिंगुलर वर्ड आई है, spends, ठीक है, क्योंकि SEIS लग रहा है, स्पेंड्स तो सिंगुलर वर्ब आई है। अब क्यों आई है? मैंने कहा था आपको जो भी किसी चीज़ का समूह हो उस पर सिंगुलर वर्ब आएगी। बस मतभेद हो जहाँ पे आएंगे, या फिर प्रत्येक इंसान की बात हो रही है, प्रत्येक व्यक्ति की टीम की बात हो रही है, प्रत्येक जो उस समूह में है उनकी बात हो रही है, जब आपके प्लूरल वर्ब आएंगे। अब ये सेंटेंस तो सही है, मतलब क्या है, मतलब समझ लेते हैं। भाई फ्लॉक क्या होता है? झुंड होता है आपका, झुंड, ठीक है। झुंड ऑफ गीज, गीज क्या होता है आपका? कलहंस होते हैं, हंस होते हैं आपके जो थोड़े काले रंग के होते हैं, कलहंस होते हैं। कलहंस के झुंड अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कहाँ व्यस्त करते हैं? भाई चारागाह में, जहाँ वो चरते हैं, पास्चर, चारागाह, पास्चर। द फ्लॉक ऑफ गीज स्पेंड मोस्ट ऑफ इट्स टाइम इन द पास्चर। ये अपना ये झुंड जो गीस का है, कलहंस का है, वो अपना मोस्टली टाइम जो स्पेंड कर रहा है वो पास्चर में यूज़ कर रहा है, चारागाह में यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पे कोई मतभेद नहीं आया है,
प्रत्येक लोगों की बात नहीं है कि जितने भी कलहंस इसमें अलग अलग की बात कर रहे हैं, हम टीम वर्क हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आई, ना प्रत्येक की बात हुई है ना मतभेद दर्शाया गया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो हमारी वीडियो को पॉज कर रहे आप बार बार देखें, आप ज़रूर समझेंगे। आइए अब आगे बात करते हैं। आपका फोर्थ है मैटेरियल नाउन, जिसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। आइए देखते हैं क्या होता है। जिस नाउन संज्ञा से ऐसे पदार्थ का बोध हो जिससे दूसरी वस्तुएं बन सके। जिस नाउन या संज्ञा से ऐसे पदार्थ का बोध हो जिससे दूसरी वस्तु बन सके, उससे हम क्या कहते हैं? मैटेरियल नाउन। उसे हम बोलते हैं मैटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। देखिए पदार्थ की बात हो रही है तो पदार्थ तो जरूर आएंगे, तो ये भी एक कंसेप्ट है पकड़ने का चीज़ों को। देखिए सिल्वर, आयरन, वुड, ये सब क्या है? पदार्थ है, ठीक है। आइए अब एग्जाम्पल से समझते हैं। द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड। भाई नेकलेस, हार किस चीज़ का बना है? गोल्ड का बना है। अब गोल्ड क्या है? पदार्थ है, ठीक है, तो आपका मेटेरियल नाउन हो जाएगा। शी हैज़ परचेज अ टी सेट ऑफ सिल्वर। भाई उसने खरीदा, क्या खरीदा? भाई ले लिया है, उसने खरीदा है एक टी सेट ले लिया है सिल्वर का, चांदी का, ठीक है। चांदी भी क्या है? पदार्थ है, तो आप लगा लेंगे कि मेटेरियल नाउन हो गया। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, ही गॉट हिज फर्नीचर मेड ऑफ टिक वुड। भाई उसने अपना फर्नीचर लिया है, और किसका लिया है? टिक वुड का लिया है। टिक वुड होता है सागौन की लकड़ी, सुना होगा आपने, टिक वुड, ठीक है। तो ये आपका टिक वुड क्या हो गया? आपका पदार्थ हो गया, फर्नीचर, लकड़ी, ठीक है। तो ये मेटेरियल नाउन आपका हो गया। अब आइए मेटेरियल नाउन में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देख रहे हैं, और आपका बेसिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। भाई बेस जिसका कमज़ोर है वो बेसिक आप सीख सकते हैं कि भाई पदार्थ क्या है। और जिनको अपना एग्ज़ाम देना है, जैसे CHSL या CGL का एग्ज़ाम, इसमें काफ़ी पूछ लिया जाता है, तो हम वो भी आपको साथ साथ लेके चलेंगे। मेटेरियल नाउन काउंटेबल नहीं होते। देखिए जो सिल्वर है, चांदी है और गोल्ड है या फर्नीचर है, जितने भी पदार्थ हैं ये काउंटेबल नहीं होते, मतलब इनकी गणना नहीं की जा सकती है। पर कुछ और तो किया जा सकता होगा। भाई इनकी गणना नहीं हो सकती कि कितना गोल्ड है, 1 2 3 4 5 गोल्ड है, ऐसे नहीं करा जा सकता है। तो क्या करा जा सकता है? अर्थात इनकी गिनती नहीं की जा सकती और इन्हें मापा या तोला जा सकता है। भाई माप और तोल तो होती है कि भाई कितना सोना है, ठीक है, 1 तोला है या कितना है, उससे कम है। और सिल्वर की माप उससे कितने ग्राम चांदी है, तो वो क्या है? माप रहे हैं या तोल रहे हैं, पर उसकी गणना नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझाने वाली थी। मेटेरियल नाउन काउंटेबल नहीं होते, इनकी गिनती नहीं होती, बल्कि इन्हें मापा या तोला जा सकता है। इनके साथ सामान्यतः सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है, ठीक है, का प्रयोग किया जाता है, और इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। देखिए आपके आर्टिकल हैं ए, एन, द। अब आप अपनी पिछली स्लाइड में जाइए, इन्होंने कहा कि आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता इनके साथ। देखिए मेरा एग्जांपल देखिए, द नेकलेस इज़ मेड ऑफ गोल्ड। देखिए ये पदार्थ है और कहा है इनके साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। देखिए यहाँ कहीं आर्टिकल लगा है? नहीं लगा है। और बाय चांस आपको एग्जामिनर आर्टिकल लगा के दे देता है, इनमें से ए, एन, दा कुछ लगा के दे देता है गोल्ड के आगे, तो डैट मीन्स आपका वहाँ एरर आ जाएगा। शी हैज़ परचेज अ टी सेट ऑफ सिल्वर। देखिए यहाँ कहीं दा, ए या एन लगा है? नहीं लगा है, तो इसका मतलब ये हमारे करेक्ट सेंटेंस है, तो आप ये याद रखेंगे। आइए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं लास्ट वन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? ऐसे गुण, भाव, क्रिया एवं अवस्था को व्यक्त करता है जिन्हें हम छू नहीं सकते। भाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, ऐसे गुण, क्रिया, अवस्था को हम व्यक्त करता है जिन्हें हम छू नहीं सकते, बल्कि क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। भाई इन्हें हम देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, पर हम इन्हें महसूस कर सकते हैं। अब देखिए आपकी दादी है, ओल्ड हो गई हैं, बूढ़ी हो गई हैं, आप ये देख के पता लगा रहे हैं, ठीक है, कि वो बूढ़ी हो गई हैं। आप क्या छू के बुढ़ापा नाप सकते हैं कि वो कितनी बूढ़ी हो गई हैं? मान लीजिए आपकी ग्रैंड मदर हैं और उनकी भी मदर हैं, आपकी मदर हो गई हैं, मान लीजिए आपकी ग्रैंड मदर 70 ईयर्स ओल्ड है और आप उनकी मदर 92 93, तो आप जान सकते हैं कि ऐसा कुछ माप का यंत्र है कि बुढ़ापा कितना किस पे है।
तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या क्या होते हैं, जैसे ऑनेस्टी, ब्रेवरी, कोई क्वालिटी हो सकती है, जैसे ब्रेवरी क्वालिटी है, ईमानदारी, ठीक है, बहादुरी, हेटर्ड किसी चिढ़ना, लाफ्टर हंसना मजाक, कोई एक्शन हंसी मजाक हो गई, पॉवर्टी गरीबी, या यूथ स्टेट, जैसे यूथ आप यंग हैं, स्टेट वो आपकी अवस्था है, आपकी दादी ओल्ड है वो उनकी अवस्था है, ठीक है। ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग सामान्यतः सिंगुलर में किया जाता है। किस में किया जाता है? सिंगुलर सेंटेंसेस में। अब देखिए, पीपल रिस्पेक्ट हिज सिंसियरिटी, भाई लोग उसकी ईमानदारी की रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं। सिंसियरिटी, ईमानदारी और सच्चाई दोनों के लिए यूज़ होता है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, आप देख रहे हैं ना सिंगुलर वर्ब यूज़ हो रही है, और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है आपके, ठीक है, तो सबके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ हो रही है, तो ये आप याद रखेंगे। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, भाई जो ईमानदारी है वो बेस्ट है, वो एक बेस्ट नीति है। आपका ये यहीं ख़त्म होता है नाउन का। मैंने आपको नाउन पढ़ाया, नाउन के काइंड्स बताए, उन्हें कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ये बताया है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल पे विज़िट करें वीडियो, और अपनी तैयारी को एक उड़ान दीजिए। जो तैयारी कर रहे हैं वो भी हमारे वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं, और जो तैयारी नहीं कर रहे हैं, जिनका बेस वीक है, जिन्हें ऐसा लगता है मैं इंग्लिश बोल ही नहीं सकता या समझ ही नहीं सकता, वो हमारे चैनल पे आइए, विज़िट करिए और अपना आप को डे बाय डे इम्प्रूव करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।